डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको हम लोग ओएच से समझते हैं। किससे समझते हैं? क्यों? क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो उसमें एच और ओएच ही हमको कार्बन से अटैच मिलेंगे। बहुत रेयर है हमको कोई दूसरा एटम मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हमको कार्बन एटम से एच और ओएच ही अटैच मिलते हैं। तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो OH के बेसिस पर डी और एल कॉन्स चलता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग लैक्टिक एसिड में बात कर ले, ठीक है, तो अगर OH हमारा राइट साइड है, अगर OH हमारा क्या है, राइट साइड है, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारा डी लैक्टिक एसिड, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी है। और अगर OH हमारा लेफ्ट साइड है, यानी जो कायरल कार्बन एटम है, जो कायरल क्या है, कायरल कार्बन एटम है, उस कायरल कार्बन एटम से जो OH अटैच है, अगर वो राइट साइड में है तो वो हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा? और अगर कायरल कार्बन एटम से जो OH अटैच है वो लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ OH राइट साइड में है, दिस इज डी लैक्टिक एसिड, यहाँ OH लेफ्ट साइड में है, दिस इज एल लैक्टिक एसिड। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हमें समझना है आर और एस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो हम लोग आर मीन्स रेक्टस मीन्स राइट, और एस मीन्स सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, ठीक है ना। ये सब लैटिन वर्ड, ठीक है। आर किस लिया गया? रेक्टस, जिसकी मीनिंग होती है राइट, यानी जिसका कॉन्फ़िगरेशन राइट है। और एस मतलब सिनिस्टर, यानी जिसका मीनिंग होती है लेफ्ट। तो आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन को हमको समझना है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हमें यह देखना यह है कि जो कायरल कार्बन है हमारा, उससे जो चारों डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच हैं, उनको हम प्रायोरिटी बेसिस में क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पर सेट कर लेंगे। प्रायोरिटी बेसिस कैसे? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको हाईयर प्रायोरिटी में रखेंगे, और जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसको हम लोग लोअर प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये वाला। इसको देख लेते हैं हम लोग जरा, ये देखिएगा, या इसी में हम लोग, चलो पहले लैक्टिक एसिड देख लेते हैं फिर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, चलिए देखते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। एक तरफ ऑक्सीजन, अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक तरफ ऑक्सीजन अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, फिर एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ ये भी कार्बन। तो ये तो सेम हो गए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि दो सेम एटम है तो उसके आगे वाला हम लोग देखते हैं। तो इसके आगे ऑक्सीजन है, इसके आगे हाइड्रोजन है, तो अब प्रायोरिटी जो डिसाइड है वो इसके बेसिस पर डिसाइड होगी। तो अगर इन चारों में हम लोग देखें, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन में, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो सबसे ज्यादा है, यानी OH को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर इसके बाद ये भी CH3, ये भी 12, ये भी 12। अब इसके आगे वाला ऑक्सीजन 16, इसके आगे हाइड्रोजन 1, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसको हम लोग सेकंड नंबर। फिर इसका ये सेकंड हो गया तो ये थर्ड हो गया, और सबसे कम किसका, हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग, यानी लोएस्ट प्रायोरिटी यहां पर हाइड्रोजन की। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम 4 को भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, हम 4 को भूल जाएंगे, हम लोग फर्स्ट 3 प्रायोरिटी को हम लोग याद रखेंगे। तो ये फोर्थ को हम भूल गए। अब हमें चलना है 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई क्लॉकवाइज। ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई कि एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसको आइए, इसको भूल जाते हैं हम लोग, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारी हो गई क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमें देखना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। अब
दूसरी चीज में, दूसरे एग्जांपल में आइए, ऐसे ही हम यहां पर प्रायोरिटी सेट कर लेंगे 1, ये यहां पे ऑक्सीजन की वजह से हो गए फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इसके बाद कार्बन ये भी, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर थर्ड ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन और, तो इस हिसाब से देखें तो इसकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई और इसकी सेकंड हो गई, क्योंकि इसमें 2 एटम से ही मिल रहे हैं, तो आगे और बढ़ जाएंगे हम लोग, ऐसे ही हम लोग आगे करते चले जाएंगे। तो 2 3 और ये 4, ऐसे ही 1 2 3 और 4। 4 को हमने क्या बताया, 4 को हमने बताया कि हमको कुछ देर के लिए 4 को भूल जाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये क्या हो गया, ये 10 10 से 11 12 1 2, यानी क्लॉकवाइज हो गया। 10 बजा, 10 के बाद 11 बजा, 12 1 2 3, फिर 6 बजा, ठीक है ना। तो यानी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर आ जाओ, 1 2 3 1 2 3, यानी हम लोग 3 के बाद 2 बजा रहे हैं, फिर 12 बजा रहे हैं, 10 बजा रहे हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या कहते हैं, चल रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ये यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है ना। खेल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है। एक चीज यहां पर डिफरेंस है, जो हमने लोएस्ट प्रायोरिटी दी है हाइड्रोजन की, 4 देखिए क्या हाइड्रोजन है, यहां पर अगर आप देखें हाइड्रोजन क्या है, वर्टिकल लाइन में, वाई एक्सिस में, क्या है, वाई। और यहां पर हाइड्रोजन देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी एक्स एक्सिस पे। ये बहुत, या तो हमें चेंज करना आना चाहिए कि हम इसको 180 रोटेट करें, एच को इधर ले जाएं, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। वो आगे अभी हम लोग समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक यहां पर एक ट्रिक बताता हूं कि अगर ऐसा हो, पहले तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे। जैसे देखते हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट। अब हमको देखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, यानी जिसको हमने 4 नंबर दिया है, उसकी पोजीशन कहां है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिफरेंट होगा, वर्टिकल है तो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल को समझते हैं। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी एटम की जो पोजीशन है वो वर्टिकल है, यानी ऊपर या नीचे है, ऊपर नीचे, यानी वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस में है तो बेटा ध्यान रखना, जो कॉन्फ़िगरेशन आया, अगर क्लॉकवाइज आया तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको डिक्टो वैसे ही रख देना है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो आपको एस रख देना है। राइट साइड घूम रहा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई बात सुन, नहीं आया, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या, आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये कब, जब लोएस्ट प्रायोरिटी की जो पोजीशन है वो वर्टिकल लाइन में है, यानी वाई एक्सिस में। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी की पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पर है, तो जो आएगा उसका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे। वर्टिकल वाले में जैसा आया वैसे ही हम लिख देंगे। क्लॉकवाइज आया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा किसमें है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यानी एक्स एक्सिस पर है, तो अगर क्लॉकवाइज आया, क्या आया, अगर क्लॉकवाइज आया तो इस यानी ये होना चाहिए ये आर, इसका हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, ये होगा एस। क्या होगा, एस। वो क्यों होता है, वो रोटेशन की वजह से, ठीक है ना। उसको हम लोग आगे देखेंगे, आप अभी केवल कॉन्सेप्ट समझिए। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो होना चाहिए ये एस, लेकिन कर देते हैं हम लोग इसका अपोजिट, यानी आर। ये दोनों मैंने एग्जांपल इसीलिए लिए थे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहली बात तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस विच आर अटैच्ड टू कायरल कार्बन एटम। सेकंड में आपको 1 2 3 यानी 4 को आपको भूल जाना है। 1 2 3 से हिसाब से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन पता कर लेनी है। अब हमको लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखना है। अगर वो वर्टिकल में है यानी वाई एक्सिस में है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो जो आया कॉन्फ़िगरेशन वो इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्लॉकवाइज आया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस। लेकिन अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है यानी कि एक्स एक्सिस में है,
तो फिर ये नहीं, जो आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर क्लॉकवाइज आया तो होना चाहिए आर, लेकिन हम लोग लिखेंगे उसको एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो होना चाहिए एस, लेकिन लिखेंगे हम लोग उसको आर, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ये आपको बेटा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इजिली और आर एस कॉन्फ़िगरेशन पता लगा पाओगे। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, और जब तक ना समझ में आए आप इसको देखते रहिएगा, और फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझको कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, यानी हम लोगों ने दोनों कंडीशन समझ ली जो ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए क्या है, जरूरी है। कायरलिटी भी समझ ली, और हमने नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी हमको और डिटेल में समझना है। चलिए समझते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड है, यानी क्या हो जाएगा, कहीं से भी 1 2 3 1 2 3 कोई भी कर दीजिए, तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ये इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा। ये भी पढ़ते चलिए, क्योंकि ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं। तो कोई भी नया कंपाउंड मिले उसकी आईयूपीएसी जरूर बनाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको वो कंपाउंड भी याद बना रहेगा। तो ये मैंने क्या किया, देखो टार्टरिक एसिड की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, जैसे CWH CWH CC OH H H OH, यानी ये वाला कार्बन भी इसका कायरल है और ये वाला कार्बन भी इसका कायरल है। हमने पोजीशन चेंज कर दी, H यानी इसका मिरर इमेज बना लिया, जो OH राइट था वो लेफ्ट आ गया, और जो OH राइट था वो लेफ्ट चला गया, ठीक। यानी ये भी, इसमें भी 2 कायरल कार्बन है, ठीक। या फिर दोनों OH को हमने सेम साइड कर दिया, दोनों H को हमने सेम साइड कर दिया। आप चाहो तो इसका भी मिरर इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो OH OH क्या आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, और HH उस साइड में चले जाएंगे। आप बना सकते हो, बना के ट्राई भी कीजिएगा। अब देखना है हमको कौन सा मिरर इमेज जो है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसमें देखें, ठीक है ना, इसको देखें, इसको उठा के मैं इस पे रखना है, तो क्या OH OH की जगह आ रहा है, नहीं, OH आ रहा है H की जगह और H आ रहा है OH की जगह, यानी ये इसको सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, यानी ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, इनेंशियोमर। क्या है, इनेंशियोमर। अब अगर ये इनेंशियोमर है तो इसमें एक डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और एक लीवोरोटेटरी होगा, तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। आर और एस भी आप पता करोगे, तो आर और एस कैसे पता करोगे इसमें, तो इसको हम लोग सेकंड कार्बन ले लेंगे, इसको हम लोग थर्ड कार्बन, तो पहले सेकंड कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा और थर्ड कार्बन के। तो सेकंड कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। और H की पोजीशन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस पे, तो हम यानी होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये होना चाहिए C2 का जो ये सेकंड कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि H क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जस्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे, यानी C2 के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, होगा R कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, अब C3 के रिस्पेक्ट में आ जाओ, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, एक बार कुछ मैंने गलत बताया, 1 2 3 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसका अपोजिट कर दिया, आर हो गया, ठीक है। ऐसे ही C3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 1
सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो क्या आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक। तो ऐसे इसको आप देखोगे तो हम C2 का अलग निकालेंगे और C3 का हम अलग निकालेंगे। तो आप लोग इसको निकाल के देखेंगे और निकाल के मुझको बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे इसका निकाल के देखेंगे। ऐसे यहां पर भी C2 और C3 का देखा जाएगा, C2 और C3 का यहां पर भी देखा जाएगा। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। हमें यहां पर समझना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे हम इसको देखें, इसका भी मिरर इमेज बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये COOH C C COOH OH OH H, ये मिरर इमेज लगा दी हमने। H C, ये OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, C OH हो जाएगा, H हो जाएगा, COOH और COOH। तो ये भी देखिए, इसके भी जो मिरर इमेज होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होंगे, और इसका भी आप क्या करेंगे R और S कॉन्फ़िगरेशन हमको निकाल कर बताएंगे, ठीक। तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल। लेकिन एक चीज हमको यहां पर ये समझनी है कि यहां पर हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी एक ऐसा प्लेन भी मिल रहा है जो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी इसमें आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब इसने सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो ये इन दोनों में से एक डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक हमारा लीवो रोटेटरी होगा, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो मीजो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीजो। मीजो मतलब उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जो मीजो कंपाउंड होता है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बता चुके हैं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्यों, क्योंकि जितना ये इसको राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा वही उतना ही इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। तो हम देखेंगे जो नेट रोटेशन होगा इसका वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी सेकंड कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको क्लॉकवाइज दे लें तो इस वाले रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका जो नेट रोटेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा मीजो जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये और ये एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर, क्या है, इनेंशियोमर। लेकिन अगर बात इनकी और इनकी की जाएगी तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, डायास्टीरियोमर्स। ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, डायास्टीरियोमर्स। मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर है, मिरर इमेज नहीं है तो वो डायास्टीरियोमर्स, ठीक। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर की। जैसे ये हमारा डी आइसोमर है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये हमारा लीवो रोटेटरी है। इसको हमने 50% लिया, इसको हमने 50% लिया, यानी डी आइसोमर को 50% लिया, एल आइसोमर को हमने 50% ले लिया, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, डी और एल। तो वही बात यहां पर भी, डी वाला जितना इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, एल वाला उतना ही उसको क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो कुल मिलाकर यहां पर जो नेट रोटेशन हो गया वो हमारा हो गया जीरो। तो यानी जब डी आइसोमर और एल आइसोमर को हम लोग इक्विमोलर अमाउंट में, इक्वल मतलब इक्वल अमाउंट में, 50% ये 50% ये, इन दोनों को जो मिला के हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं, क्या करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और जिस प्रोसेस के थ्रू रेसमिक मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर जब डी आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल आइसोमर लीवो रोटेटरी के इक्विमोलर अमाउंट को मिक्स करके जो मिक्सचर तैयार होता है दैट इज रेसमिक मिक्सचर। और जिस प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है दैट इज रेसमाइजेशन, ठीक है। और जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो हमने आपको बताया क्यों होता है। क्यों, जितने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उतना ही ये इसको एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी नेट रोटेशन यहां पर जीरो होगी। और जैसे ही जीरो हुआ इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये हम लोगों ने पढ़ा रेशमाइजेशन और रेशमिक मिक्सचर बना, ठीक है। तो यहां से लगभग लगभग मैंने आपको क्या कर दिया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म करा दिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझनी है तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझनी होगी, ठीक है ना। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आ गई तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम कोशिश करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर से एक बार कहूंगा, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जो कंटेंट है आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस चैनल को प्रमोट कीजिए। और जितना ज्यादा आप चैनल को प्रमोट करेंगे उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।